दिल्ली मेरा आना केवल इसलिए था क्योंकि एक आईएएस कहें कि या देश की सर्वोच्च सेवा, उसमें एक जाने की इच्छा थी कि यदि उसमें हमारा प्रवेश हो जाए तो हम शायद अपने गांव के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ऐसी भावना थी, इसीलिए मैं कोचिंग के निमित्त दिल्ली आया था। यहाँ पर कोचिंग करते करते जिस हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ पर अनेक उत्तर भारत के जो राज्य थे उनके भी वहाँ पर स्टूडेंट्स आए थे कोचिंग के लिए। हम सब लोग मिलजुल करके रहते थे और उस समय लगभग मुझे लगता है शायद 2 ऑप्शंस के बाद में, 2 अटेम्प्ट्स के बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया था अलाइड सर्विसेज में। और लेकिन हमारे जो सहपाठी थे उनका ये कहना था कि भाई आपका एज लिमिट तो है, लेकिन जितनी एज है आपकी, उस समय शायद 32 हुआ करती थी फॉर SC/ST के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो यू आर ओनली 26-27, तो आपको जितने भी अटेम्प्ट्स लेने होंगे वो आपको मिल सकते हैं, जबकि जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए केवल 2 अटेम्प्ट्स अलाउड थे। तो उनकी कारण उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी सबकी राय ये बनी कि नहीं, आपको जो अलाइड सर्विस है वो ज्वाइन नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं। और इसलिए वो एक मेरे मन में भी विचार आया कि इनकी शायद एडवाइस ठीक है, और इसलिए उसका हमने छोड़ दिया। और उसके पश्चात एक संयोग ऐसा था कि मेरी भेंट माननीय मोरारजी भाई के साथ हुई और उनके यहाँ मैंने निजी सचिव के रूप में ज्वाइन किया। और उनका आग्रह ये था कि वे, जब उनको मैंने शेयर किया कि मैं तो यहाँ पर कोचिंग के लिए आया हूँ, तो उनका ये कहना था कि कोचिंग भी जो है और तैयारी भी की जाती है एग्ज़ाम की, वो 24 घंटे नहीं होती है। और इसमें मुझे बात उनकी सचमुच ठीक लगी कि 24 घंटे रह कर के आप बिल्कुल पूरा समय नहीं देना अच्छा है। तो मैंने उनके यहाँ जाना शुरू किया, उनके संपर्क में आए, और मुझे लगता है 2-1 साल बाद फिर मेरा इरादा बिल्कुल बदल गया और लगा कि शायद उस सर्विस से सही मायने में यदि आप सार्वजनिक जीवन में जाओगे तो वो ज़्यादा यहाँ रह करके आप, क्योंकि अलाइड सर्विस हो, आईएएस सर्विस हो, किसी प्रकार की सर्विस हो, उसको आप राष्ट्र सेवा का एक भाव ले लें अथवा उसको एक स्वार्थ में भी उसमें दिखे, लेकिन जब आपको सेवा ही करनी है तो फिर आप राष्ट्र सेवा इस माध्यम से क्यों न करें। एक वो भावना लेकर के मैं आगे बढ़ा और उसी समय फिर मैंने वकालत ज्वाइन कर ली। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जनता सरकार, जब जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, यद्यपि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था अपने स्टाफ के लिए भी, लेकिन मैंने भी मना कर दिया कि नहीं, अब हम चाहेंगे कि वकालत में आ गए हैं, वकालत में यहाँ पर हम सरकारी वकील रहे हाई कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी रहे, और इस प्रकार से हम दिल्ली पहुँच गए। वकालत में भी बहुत सारे क्लासेस बने हुए हैं। एक एफ्लुएंट क्लास है, एक मेरे परिवार में तो कोई वकील था नहीं, मैं तो बिल्कुल नया था। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके परंपरागत वकालत करते आए हैं, तो उनकी वकालत खूब चलती है और बड़ी अच्छी उनकी आमदनी भी होती है। हमारे जैसे जो संघर्ष करने वाले थे, जब वो वहाँ प्रवेश किया तो पता लगा कि यहाँ तो बहुत संघर्ष है, इससे तो अच्छा था कि हम नौकरी ज्वाइन कर लेते। लेकिन फिर भी जब एक बार छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पर एक जो तालमेल हुआ सबके साथ में, और ये पता चला कि वाकई में जो गरीब समाज का गरीब व्यक्ति है उसको त्वरित न्याय नहीं मिलता, उसमें बहुत देरी होती है, और जो मिलता भी है उसके लिए बहुत महंगा होता है, वो अफोर्ड भी नहीं करता। लोग न्याय के लिए कचहरी नहीं जाते हैं, और जो पहुंच जाते हैं वो मान करके चलते हैं कि मैं तो यहाँ आकर के फंस गया। एक इस प्रकार की भावना होती है। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ जितना हम कर सकते हैं अपनी ओर से मदद, हमारे बहुत सारे सहयोगी वकील थे, सब लोगों ने तय किया कि नहीं, हम एक संस्था बनाएंगे। हमने डिप्रेस्ड क्लासेस लीगल एड ब्यूरो, और उसमें हम सलाह देते थे।
वीक में जो हमारा शनिवार होता था उस दिन हम बैठते थे एक दिन पूरा, और इस प्रकार का प्रचार हो गया था दिल्ली में। तो उसके माध्यम से हम लोगों को सलाह देते थे कि आप ये मुकदमा डालोगे, इसमें आपकी जीत सुनिश्चित है, नहीं डालोगे तो ये होगा। उसके परिणाम हम उनको समझाते थे, और ये भी समझाते थे कि यदि आप इसमें कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे चल कर के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इस प्रकार की हम सलाह उनको देते थे, और वो लोग एक बहुत उसका स्वागत करते थे। मुझे लगता है कि हमारा कार्यकाल, संसदीय कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैं वकालत करता था और उस समय हमारी वकालत ठीक चलती थी। ये 1991 की बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया, और मैं कानपुर देहात का एक रूरल क्षेत्र था, घाटमपुर लोकसभा, वहाँ से चुनाव लड़ा। कुछ हजार मतों से मैं पीछे रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल बाद मुझे राज्यसभा में भेजा। मैं 94 से 2006 तक रहा, और इस दौरान बहुत अच्छे अनुभव आए, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी जो संसदीय मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, संसद में हमने देखा कि बहुत अच्छी लाइब्रेरी, मुझे लगता है कि क्लास 1 लाइब्रेरी बहुत स्टैंडर्ड की है। आपको कुछ भी कहीं कुछ भी सामग्री कहीं ना मिलती हो दुनिया भर की, वो आपको यहाँ पर पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में उपलब्ध हो जाएगी। और बहुत अच्छी मित्रता हुई लोगों से। जो हमें सांसद निधि मिली उसका उपयोग हमने शिक्षा के प्रसार और प्रचार में बहुत किया, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि मैंने अनुभव किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, शिक्षा के संसाधनों की कमी है। तो मैंने अपनी सांसद निधि से लगभग 90% से अधिक सांसद निधि का उपयोग शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग, क्लासरूम्स, इनके निर्माण में हमने लगाया। वो उत्तर प्रदेश रहा हो या हमारा उत्तराखंड, क्योंकि जिस समय मैं राज्यसभा में था उस समय उत्तराखंड भी इसी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। हमें अपनी युवा पीढ़ी पर भरोसा है, और जो हमारे देश का वातावरण, जो हमारे देश की संस्कृति, जो हमारे देश की परंपराएं और आधुनिकता से तालमेल करके जो हमारे आज नौजवान, होनहार नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपना, चाहे आईटी का क्षेत्र हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो, उन्होंने अपना सिक्का जमाया। विज्ञान की दृष्टि से हमारे बहुत अच्छे युवा निकल रहे हैं। मैं उनसे, मेरी अपेक्षा इतनी है कि हमारे देश का जो संविधान है एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। शासन प्रशासन के संचालन के लिए तो है ही, लेकिन समाज का कोई भी वर्ग हो, समाज का कोई भी क्षेत्र हो, उन सब में एक सोशल हार्मनी, तालमेल बिठाए रखने में, चाहे वो मजहब की बात हो, चाहे वो गरीबी अमीरी की बात हो, किसी की भी हो, चाहे सरकार के साथ तालमेल, उसमें बहुत एक सामंजस्य बिठाने की एक बहुत बड़ी अद्भुत क्षमता है हमारे संविधान में। हमारा संविधान सर्वोपरि है, उसकी सर्वोपरिता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं अपने युवाओं से इतना ही अपेक्षा करूँगा कि हर कोई जानता है कि अन्य लोगों से भी अपेक्षा करूँगा कि देश में संविधान के तहत हम सबको स्वतंत्रता मिली है, बोलने की आज़ादी मिली है, काम करने का आज़ादी मिली है, कहीं रहन सहन की आज़ादी मिली है, सभी आज़ादी हैं। लेकिन उस आज़ादी में एक मर्यादा भी है, और उस मर्यादा के अंतर्गत यदि हम सब देशवासी, विशेष करके हमारा यूथ जो है, मर्यादा में रह कर के, मुझे लगता है हम अपने काम की भी बात करें, देश की भी बात करें और देश के विकास की भी बात करें, तो मुझे लगता है कि देश बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा। आज युवाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, और मुझे लगता है इन योजनाओं का बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत विकास तेज़ी से हो रहा है, उनको अपनाने की ज़रूरत है।
देश बहुत आगे गया, बहुत आगे, लेकिन और कुछ भी बाकी है। हमारी जो स्पीड है, स्पीड में मुझे लगता है ये गति जो है, इस गति में यदि बढ़ोतरी हो सके, ये गति में कहीं कहीं ठहराव हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज जो 70 साल में हम पा सके हैं, ये शायद हम बहुत पहले भी पा सकते थे। और मैं चाहता हूँ कि अभी तो 70 साल अब पूरे हो रहे हैं, अभी 75 साल हम 2022 में प्रधानमंत्री जी ने जो नए भारत का सपना दिया है, एक विज़न दिया है, बहुत अच्छा सपना है। और मुझे लगता है हर देशवासी यदि मिलकर के उस सपने को साकार करने में लगेगा तो हम जरूर वो नया भारत, न्यू इंडिया को हम साकार कर पाएंगे। और जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमें बड़ी संतुष्टि होगी कि जो हमें दायित्व मिला, सबको दायित्व मिला है, वो नई आने वाली पीढ़ी के प्रति जो हमारा ऋण है, उस ऋण से हम उऋण हो सकेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।